हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था फोर्स क्या होता है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर उसके बाद पढ़ा हमने इनर्शिया। आज हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एक तो पढ़ेंगे मोमेंटम, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लास्ट हमारा टॉपिक होगा कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम। तो आइए हम शुरू करते हैं इससे मोमेंटम से। देखते हैं हम मोमेंटम। मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास और वेलोसिटी है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही क्या कहलाएगा? हमारा मोमेंटम। क्या कहलाता है? हमारा मोमेंटम। मोमेंटम क्या? इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कि जो मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो एक क्या कहलाती है? पावर। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई बॉल है। अब बॉल है तो बॉल का कुछ एक मास भी होगा और एक क्या होगी हमारे पास? इसके कोई वेलोसिटी भी होगी। तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे हमारे लिए? मोमेंटम, यानी कि पी। मोमेंटम पी तो इसकी कुछ ना कुछ इसका अपने पास क्या होगा? एक पावर भी होगा। अब इसको किसे डिनोट करेंगे हम? पी से। तो यानी कि पी क्या होगा हमारे लिए? पी इक्वल टू मास मल्टीप्लीकेशन वेलोसिटी। तो मास कितना हो गया हमारा? m, वेलोसिटी यानी कि v। p इक्वल टू क्या हो गया? m इंटू वी। यही क्या हमारा हो गया? मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? अब देखते हैं हम यहाँ पर p इक्वल टू m इंटू वी। तो m हमारे लिए क्या है? मास को किस में, मास का जो ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसकी क्या होगी? ये ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होगी हमारे लिए? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या है हमारे पास? मोमेंटम इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ आइदर मास और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास बढ़ेगा तो इसका मोमेंटम भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि हमें पता है मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास के। अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की तो इसका जो मोमेंटम है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि ये भी क्या इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एक और क्या हमारे पास? व्हीकल रनिंग विथ हाई स्पीड हैव ग्रेटर मोमेंटम एज कंपेयर टू व्हीकल रनिंग विथ स्लोअर स्पीड। अब हमने देखा था मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी के। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हमें पता है इसका वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसका मोमेंटम भी क्या होगा? ज़्यादा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की, किसी व्हीकल्स की अगर स्पीड कम है तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? कम। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि ये भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारा वेलोसिटी कम हुआ तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक और देखते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट मूविंग विद ग्रेटर वेलोसिटी हैव हाई मोमेंटम। अब आपने देखा होगा कि हम जब बंदूक की जो गोली चलाते हैं, बंदूक की गोली का जो मास होता है बिल्कुल एकदम कम होता है, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर क्यों करता है? क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब मान लो कि मेरे पास कोई एक स्टोन है, एक और स्टोन है मेरे पास, इसका वेट है 5 किलोग्राम। तो इन दोनों में से अगर मैं इन स्टोन्स को फेंकता हूँ तो इन दोनों में से मुझे कौन ज़्यादा दूरी पर जाएगा? इन दोनों में से 2 किलोग्राम वाला जो स्टोन है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि इसका मास क्या है? कम है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इसका मोमेंटम भी क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोमेंटम के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा? अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट। जब क्रिकेटर गेम खेलता है तो जैसे ही बॉल आती है तो बैट को क्या करता है? घुमाता है। बैट को घुमाते बॉल कहाँ जाती है? हमारी आगे की तरफ दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। यानी कि बॉल में भी क्या थी? हमारी एक पावर थी, एक एनर्जी थी। जैसे ही बॉल बैट के टच हुई तो बैट ने बॉल को क्या करा दिया? दूसरी डायरेक्शन में घुमा दिया। अब एक और है हमारे पास, अ टेनिस बॉल हिट बाय अ रैकेट। जब हम टेनिस बॉल खेलते हैं, जैसे टेनिस बॉल हमारी कहाँ पर है? रैकेट के पास। रैकेट से जैसे ही हमने उसके ऊपर पुश किया तो बॉल हमारी कहाँ चले गई? आगे की तरफ। बॉल में क्या आ गया? एक एनर्जी आ गई, यानी कि पावर आ गया। पावर को क्या बोलेंगे? मोमेंटम आ गया। मोमेंटम यानी बॉल के अंदर क्या था? हमारा एक मास भी था और एक क्या थी? हमारी वेलोसिटी, जिससे बॉल क्या हुई? आगे की तरफ थ्रो होगी। अब एक और है हमारे पास, अ क्रिकेटर इंजर्ड बाय अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। जब हमारे पास तेजी से कोई बॉल आती है अचानक एक ही दम से, ठीक है, तो उस बॉल के अंदर हमारा भी क्या होगा? एक मास भी होगा और एक क्या होगी?
वेलोसिटी भी होगी। जैसे ही बॉल अचानक हमारे हाथ में आती है तो उस टाइम इंस्टेंट टाइम पर ही जो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, एकदम सडनली जीरो हो जाती है, जिससे हमें फोर्स को रिड्यूस करने का टाइम नहीं मिलता है और वो बॉल हमारे ऊपर क्या होती है, इंजरी क्रिएट कर देती है। बॉल से मोमेंटम को हम रिड्यूस करने के लिए टाइम ले तो उससे क्या हमारी एक इंजरी कम होगी, लेकिन सडनली बॉल हमारे हाथों में आती है, सिर पर आती है तो हम उससे इंजर्ड हो सकते हैं क्योंकि इसका मोमेंटम क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब आपने कराटे प्लेयर्स को भी देखा होगा जब वो पाइल्स और टाइल्स को एक ही बार में कैसे ब्रेक कर देते हैं। जैसे ही अगर बहुत सारे हमारे पास टाइल्स की क्या होती है, लेयर्स होती है, जैसे ही उनका हैंड उन टाइल्स के ऊपर आता है यानी कि वो बहुत ही वेरी 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 शॉर्ट टाइम में जब उसके ऊपर ब्रेक करते हैं तो उस टाइम हमारा जो मोमेंटम होता है वो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, यानी कि वो अपने हैंड को बिल्कुल भी एकदम लूज नहीं छोड़ते जिससे कि हमारा मोमेंटम कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो, थोड़ा कम नहीं होता है। वो वेरी शॉर्ट टाइम में उसको क्या करते थे, सडनली उसके ऊपर एक ब्रेक करते हैं जिससे हमारी टाइल्स क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। यही कारण है मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से हमारी टाइल्स क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। मोमेंटम पर हम एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ मास 75 किलोमीटर व्हेन ही वॉल्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको मोमेंटम का एक फॉर्मूला बताया था, P इक्वल टू एम इंटू वी। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहले गिवन लिख लो। गिवन क्या है हमारे पास, 75 किलोग्राम, यानी कि क्या होगा हमारे पास, मास m इक्वल टू 75 किलोग्राम। व्हेन ही वॉल्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा हमारे पास, v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। p इक्वल टू m की वैल्यू क्या है हमारे पास 75 और v की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। 75 मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितना हो गया हमारे पास 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यही क्या हो गया हमारा मोमेंटम। और आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तभी आप इसका मोमेंटम निकाल पाओगे। ठीक है, रेडी। मोमेंटम के बाद हम देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाया है तो फोर्स क्या होगा, उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये क्या होगा, मोमेंटम। ठीक है, अब हमने देख लिया फोर्स। ये कोई कार है, कार का कोई मास होगा, मास कितना है हमारे पास m। कार की भी कोई इनिशियल वेलोसिटी मान ले कोई रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी कार की u। फिर इसके बाद फाइनल वेलोसिटी कार चली, कार की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास v। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा कार का, हमने पढ़ा था मोमेंटम क्या होता है p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया हमारे पास, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया m u। अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी यानी कि v, और मास तो वही रहेगा क्योंकि कार का मास थोड़ी चेंज होगा चलने के बाद, मास तो वही है हमारे पास, तो m v। अब हमारा क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होने के लिए हमें क्या लगा होगा, टाइम भी लगा होगा, तो अपॉन में क्या हो गया हमारे पास टाइम। तो F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv यानी कि फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम क्या है हमारे लिए m u अपॉन t, क्योंकि टाइम भी तो कंज्यूम हो रहा है ना हमारा इसमें। ठीक है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब मास दोनों में सेम है तो मास को मैं क्या कर लेता हूं, बाहर ले लेता हूं। अब अंदर क्या बचा हमारे पास v माइनस u यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। ओ ये तो हमने लास्ट लेक्चर में कहीं देखा होगा। ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन, क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन। मैंने आपको ये मोशन में बताया a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, यही क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन। तो इसको हम लिख देते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m
इंटू ए। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका साइन हम हटाता है यहाँ से, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है F इक्वल टू के डॉट एम डॉट ए। ठीक है, अब इस के की वैल्यू को हम 1 रख लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया F इक्वल टू एम ए। तो यही क्या होगा हमारे पास फोर्स, और इसी फॉर्मूले को आपको क्या करना है याद। ठीक है, उसके बाद अब आप बोलोगे सर के की वैल्यू आपने 1 कैसे रख ली, तो ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर रखो। अब हम रख लेते हैं यहाँ पर फोर्स हमारा कितना हो गया 1। ठीक है, 1 न्यूटन, क्या होगा 1 न्यूटन। उसके बाद हम मास ले लेते हैं कितना 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। अब एक्सेलरेशन कितना होगा हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या के की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इन सारी वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूं। अब इस फॉर्मूला को यहाँ पर लिख दो F इक्वल टू के डॉट एम डॉट ए। ठीक है, अब F की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। ठीक है, के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो के का एज इट इज मास कितना हमारे पास 1 किलोग्राम, या फिर इसको मल्टीप्लाई लिख दो, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितना हमारे पास 1। ठीक है, तो 1 इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया हमारे पास के। तो के की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 1। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आता है F इक्वल टू एम ए। और फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है हमारे पास न्यूटन, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इसकी SI यूनिट होगी हमारे पास न्यूटन। ओके, फोर्स का एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है हमारा, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 किलोग्राम। यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है ये फोर्स। तो फोर्स का मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है, क्या होता है F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए। और m क्या है हमारे यहाँ पर मास, और a क्या हमारे पास एक्सेलरेशन। अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। गिवन क्या क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मास कितना है हमारे पास 6 किलोग्राम, कितना है 6 किलोग्राम। ठीक है, इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, F इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई मास कितना है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास 4। तो कितना हो गया हमारे पास 6 4 जा 24, कितना हुआ 24 न्यूटन। यही क्या है हमारा फोर्स। क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला हमें याद है तो हमारा न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। फॉर्मूला अगर हमें याद नहीं होगा तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, तो हमें याद करना पड़ेगा चीजें। ओके, अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। पहले हम देखते हैं कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। जब कोई भी क्रिकेटर या फील्डर जब बॉल को कैच करता है तो हमने देखा होगा वो अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है। वो अपने हाथों को पीछे की तरफ क्यों लेके जाता है, जब बॉल आती है तो बॉल का कुछ मास भी है, बॉल की कुछ वेलोसिटी भी है। तो यानी कि बॉल के अंदर क्या है, एक पावर है। पावर हमारे हाथ को क्या कर सकती है, इंजरी कर सकती है। इसलिए हम बॉल को क्या लेके जाते हैं पीछे, ताकि हम उसका जो मोमेंटम है उसको हम क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। इसलिए हम अपने हाथों को क्या लेके जाते हैं, पीछे की तरफ लेके जाते हैं। अगर हम हाथ को पीछे नहीं लेके जाएंगे और सडनली बॉल को हम हमारे हाथ में कैच करेंगे तो बॉल जो होगी वो वेरी वेरी शॉर्ट टाइम में उसका जो मोमेंटम होगा वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, जिससे इंजरी होने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं द केस ऑफ हाई जंपर। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, हम टीवी में देखते रहते हैं, आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ। अब जैसे हाई जंपर होते हैं वो एक पोजीशन से जंप लेकर दूसरी पोजीशन की ओर जंप लेते हैं। जिस जगह से वो जंप लेते हैं और सेकंड साइड में जो जंप जाना होता है उनको जंप लेके, उसके नीचे या तो सैंड स्टोन्स होती हैं या फिर वहां पर क्या होता है, मैट्रेसेस यानी कि गद्दे बिछे हुए होते हैं। गद्दे क्यों बिछे हुए होते हैं, क्योंकि जब जंपर जंप लेता है अपने वन एंड से सेकंड एंड की तरफ
तो वहाँ पर अपने मोमेंटम को वो धीरे धीरे रिड्यूस करने के लिए वहाँ पर एक सेंड होती है या फिर वहाँ पर जंपर होते हैं गद्दे। अब जैसे ही अपना प्लेयर गद्दे के ऊपर जंप करता है तो उस टाइम पे जो उसका मोमेंटम है वो क्या होता है, धीरे धीरे रिड्यूस होता है। मान लीजिए कि जैसे कोई प्लेयर गद्दे के ऊपर उसने जंप किया, जंप करते ही उसका मान लो कि उसने 2 सेकेंड लिया मोमेंटम को रिड्यूस होने के लिए, यानी कि मोमेंटम को 0-0 होने के लिए। अब मान लो कि जंपर नहीं है वहाँ पर सैंड भी नहीं है। अब मैंने वहाँ पर आयरन की रोड डाल दी और अपने पास वहाँ पर क्या एक स्टोन है। स्टोन पे जाते ही अगर मेरा प्लेयर वहाँ पर टच हुआ तो वो इनिशियली यानी कि 0.1 सेकेंड में उसका जो मोमेंटम है वो क्या हो गया, 0। अगर वो 0 हो गया तो इंजरी होने के चांसेस है कि नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर क्या गद्दे बिछाए जाते हैं या फिर सैंड लगाई जाती है। ठीक है, एक और देखते हैं हम, द यूज ऑफ सीट बेल्ट इन कार। आपने भी लगाई होगी कार, मैं भी कार में बैठा हूँ, आप भी कार में बैठे हैं, तो हम जनरली सीट बेल्ट्स क्यों यूज़ करते हैं मैं आपके लिए बता देता हूँ। और आप सभी को सीट बेल्ट्स यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि सडनली हमको कहाँ पर ब्रेक लगाने पड़ जाए ना तो आपको पता है ना मुझे पता ही है। तो इसलिए हमेशा जो भी आगे बैठा हो पीछे बैठा हो हमेशा सीट बेल्ट लगाइए। अब जैसे ही मान लो हम कार में जा रहे हैं, सडनली कार में हमें ब्रेक लगाना पड़ गया। कार में जैसे ही हमने ब्रेक लगाया तो पैसेंजर कहाँ जाएंगे, आगे की तरफ। कहाँ जाएंगे, आगे की तरफ। ये क्या होगा, हमारा इनर्शिया। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा, आगे वाले लेक्चर में पढ़ाया आपने भी है। अब देखिए, अब सीट बेल्ट लगाने से क्या होगा, जैसे हमारे पास सीट बेल्ट के क्रॉस में होती है, जैसे ही सडनली हमने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाते हम कहाँ गए, आगे की तरफ। लेकिन अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो हमारी जो मोमेंटम होगा वो सडनली कहाँ जाएगा, डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड की तरफ जाते ही हमारे पास हम इंजर्ड होंगे नहीं होंगे ना। अब जैसे सीट बेल्ट हमारा क्या काम करेगी, सीट बेल्ट क्या वर्क करेगी, हमारे उस मोमेंटम को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, जिससे हमारी जो इंजरी है वो कम से भी कम 70-80% कम होने के चांसेस होंगे। इसलिए हम सभी को सीट बेल्ट लगानी चाहिए। और एक और एग्जाम्पल याद दिलाता हूँ मैं आपको। हम जब छोटे थे हमने खूब मार खाई है टीचर से। तो अब जब डंडा लेके आते थे टीचर ने हमें डंडा मारा तो हम उस टाइम पे क्या करते थे, हाथ को नीचे लेके जाते थे। लेकिन हम समझते नहीं थे कि इसके पीछे की साइंस का लॉजिक क्या है। आज मैं आपको समझाता हूँ। अब डंडे को जैसे ही मैं हाथ को पीछे की तरफ लेके गया तो पीछे की तरफ ले जाने से जैसे डंडा मेरे हाथ के साथ साथ आ रहा था तो डंडे की जो वेलोसिटी थी वो धीरे धीरे क्या, डंडे का जो वेलोसिटी के साथ डंडे का जो मोमेंटम था वो भी क्या हो रहा था, कम हो रहा था, जिससे हम हाथ को पीछे की तरफ लेके जा रहे थे, जिससे जो डंडे की मार थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, रिड्यूस हो रही थी। उस मोमेंटम को रिड्यूस करने के लिए हम अपने हैंड को कहाँ लेके जाते हैं, पीछे की तरफ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम थोड़ा और अच्छे से डीपली समझते हैं, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। मान लो हमारे पास 5 किलोग्राम की 2 बॉक्स हैं, ठीक है। अब 2 बॉक्स हैं, इन पे मैं एक पे लगा रहा हूँ 50 न्यूटन का फोर्स और एक पे लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का फोर्स। तो आप मुझे बताइए कि कौन सबसे ज़्यादा एक्सेलरेट होगा, मुझे बताइए। ये 50 न्यूटन वाला होगा या फिर 10 न्यूटन वाला होगा? 50 न्यूटन वाला होगा, क्योंकि हमें पता है अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ज़्यादा ही चीज़ें क्या होगी, एक्सेलरेट होगी। क्योंकि मुझे पता है फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्सेलरेशन के। तो डायरेक्टली क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। तो यानी कि एक चीज़ तो हमने ये प्रूव कर दी इसके लिए, ठीक है। अब देखते हैं, ये मेन यूँ आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक 10 किलोग्राम का बॉक्स है और यहाँ पर एक 20 किलोग्राम का बॉक्स है, ठीक है। तो ये इसका मास है 10 किलोग्राम, इसका मास भी 20 किलोग्राम। अब मुझे बताइए कि इन दोनों को खींचने के लिए मुझे किस पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, 10 किलोग्राम वाले पे या फिर 20 किलोग्राम वाले पे? 20 किलोग्राम वाले पे मुझे ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स। अगर मान लो मेरे सामने कोई कम मास हो, जैसे मार्कर का मास क्या है, कम है, तो इसको फोर्स लगाने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मान लो इसी मार्कर का वेट अगर 50 किलोग्राम होता तो मुझे इसमें क्या ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता, नहीं लगाना पड़ता। तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अपने मास के। अब ठीक है, अब एक और बॉक्स है हमारे पास 5 किलोग्राम का, एक और है 5 किलोग्राम का। एक पे मैंने लगाया 50 न्यूटन और एक पे मैंने लगाया 10 न्यूटन। तो अब मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा जल्दी एक्सेलरेट होगा, कितने टाइम में एक्सेलरेट हो सकता है, ए होगा या फिर बी पे से होगा। अब ए से बी तक जाने के लिए कौन जल्दी जाएगा, जिस पे मैंने क्या लगाया 50 न्यूटन। यानी कि हमारा जो फोर्स है, फोर्स ज़्यादा लगाने पर इसका जो टाइम है वो होगा कम होगा, नहीं होगा। यानी कि जो फोर्स है
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। अगर टाइम अगर ज़्यादा है, जैसे मान लो टाइम ज़्यादा हो गया तो फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर देख लो फोर्स कम लगाया तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लग गया। मैंने यहाँ पर फोर्स क्या लगाया, ज़्यादा, तो टाइम क्या हो गया, कम। तो ये किसका होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैंने देख लो आपको ये फॉर्मूला भी क्या कर दिया, प्रूफ, F = ma/t। फोर्स जो होता है एक्सेलरेशन की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टाइम का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये हमारा चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। इट स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी exert a force on a second body, the second body exert a force that is equal in magnitude and opposite in direction. Right? Suppose मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाया है तो वो ऑब्जेक्ट भी मेरे ऊपर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन सेम फोर्स लगाएगा। यही हमारा क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो वो ऑब्जेक्ट भी मेरे ऊपर सिमिलर और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी इज एक्शन। मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाया है तो जिस बॉडी पर मैंने फोर्स लगाया वो तो क्या होगा, हमारा एक्शन। और फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड बॉडी इज रिएक्शन, यानी कि जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है अगर उसने मेरे ऊपर फोर्स लगाया तो हमारा क्या कहलाएगा, रिएक्शन। क्या होगा, रिएक्शन। जैसे मान लो कि ये कोई एक बॉक्स है, बॉक्स में मैंने इस तरफ से कोई फोर्स लगाया है तो ये तो क्या होगा हमारे लिए, एक्शन। ठीक है, अब इस बॉक्स ने भी मेरे ऊपर क्या लगाया होगा, एक फोर्स। क्या लगाया होगा, फोर्स। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रिएक्शन। क्या होगा, रिएक्शन। अब मान लो कि मैंने इस बॉक्स पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में, तो ये बॉक्स भी मेरे ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने तो लगाया उस डायरेक्शन में, लेकिन बॉक्स कहाँ लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। यही क्या है, हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यही चीज समझ लो, आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया। अब इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले कि वॉल्किंग, जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी अर्थ पर क्या एक फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने के साथ साथ जो हमारा फुट है वो जो पीछे की तरफ देता है, वही हमारा पीछे की तरफ जो फोर्स लगाता है वही हमारा क्या होगा, एक्शन। एक्शन से हमारा क्या होगा, रिएक्शन। यानी कि जो हमारी अर्थ है वो भी हमारे पैर पर क्या लगाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाएगी, जिससे हम आगे की तरफ क्या होंगे, मूव होंगे। उसके बाद हमारा जंपिंग फ्रॉम अ बोट। आपने भी देखा होगा, आप कई बार घूमने के लिए गए होंगे। जैसे ही हम बोट से उतरते हैं, बोट से उतरकर हम जैसे ही बैंक के पास जाते हैं, यानी कि जब हम किनारे पर चढ़ते हैं तो एक पैर हमारा कहाँ होगा, एक पैर जमीन पर होगा, है ना, एक पैर हमारा कहाँ होगा, नाव पर होगा। जैसे ही हम अपना सेकंड वाला पैर है वो नाव से टच करके अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारी जो बोट होती है या फिर जो हमारी नाव होती है वो सडनली अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाती है, पीछे की तरफ। यानी कि हमने आगे बढ़ने के लिए जितना फोर्स लगाया है तो उतना ही हमारा पैर ने पीछे की तरफ क्या लगाया, फोर्स। तो ये हमारा क्या होगा, एक्शन का रिएक्शन। आप देखिए यहाँ पर, जैसे इस बालक ने जैसे ऊपर किनारे के ऊपर जाने के लिए कोशिश करी तो एक पैर तो कहाँ पर आ गया इसका, इस बॉक्स पर आ गया, यानी कि जमीन पर। जैसे ही दूसरा पैर इसने इस बॉक्स पर आने के लिए लगाया तो इससे क्या हुआ, इसने एक फोर्स जनरेट किया। मान लो इसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इस नाव ने भी इसके लिए कितने न्यूटन का फोर्स लगाया होगा, 10 न्यूटन का। यहाँ पर भी क्या हुआ, एक्शन का रिएक्शन। अब आपने रॉकेट को भी देखा होगा, रॉकेट जब ऊपर की तरफ जाता है तो रॉकेट से क्या निकलती है, गैसेस निकलती है। तो जितने ही एक्शन से रॉकेट कि जो गैस नीचे की तरफ आती है उतने एक्शन से क्या होता है, रिएक्शन, जिससे रॉकेट कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। अब आपने स्विमिंग की होगी, आप काफी सारे लोगों ने, आप में से, जब हम हाथ को पीछे की तरफ लेके आते हैं, हाथ को जब हम पीछे की तरफ लेके आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पानी को काट रहे हैं, यानी कि पानी के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जितना हम पानी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो हम उतना ही आगे निकलते चले जाएंगे। आपको पता है लोग पानी में क्यों डूबते हैं, क्योंकि वो पानी का जो मोमेंटम है या पानी का जो फोर्स है वो उसको बराबर लेकर क्या कर नहीं पाते हैं, कट नहीं कर पाते हैं, जिससे वो क्या होता है, तैर नहीं पाते हैं।
अगर आप बराबर पानी को स्विंग कर सकते हो तो आप तैर सकते हो, आप डूबोगे नहीं। इसलिए स्विमर कभी पानी के अंदर डूबता क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक्शन का रिएक्शन जानता है कि जितने ही फोर्स से मैं अगर पानी के अंदर अप्लाई करूंगा फोर्स, तो उतना ही मैं आगे कहाँ चलता जाऊंगा, बढ़ता चला जाऊंगा। ठीक है, अब फोर्स जो होता है मान लो कि 50 न्यूटन का मैंने एक्शन लगाया है और मेरे पास 50 न्यूटन का एक्शन हो गया और 50 न्यूटन का क्या होगा, रिएक्शन। तो आप बोलोगे सर ये इक्वल कैसे होगा? तो 50 जो एक्शन है हमारा उसको क्या लेंगे हम, एक्शन को तो क्या लेंगे हम पॉजिटिव, और जो रिएक्शन होगा हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो F इक्वल टू माइनस एफ, तो F इक्वल टू -50, -50 कितना हो गया हमारे पास, 50 यानी कि 0। तो दोनों क्या होते हैं, बराबर, इसलिए दोनों की चीज़ें क्या होती है, बैलेंस होकर चलती है। यही हमारा क्या, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन का रिएक्शन। आज के लेक्चर का ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम। देखते हैं हम, व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट एक्ट अपॉन एन अनदर दियर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो टकराने के पहले और टकराने के बाद का जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस ना होता है, न तो कोई बढ़ता है न ही कोई घटता है। ये हमें यहाँ पर दिखा रहा है कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम। यानी कि कोई ये मास है, एक मास है m1 ले लेते हैं अपन इसको, ये हो गया हमारा मास m1 a के लिए और ये हो गया हमारा मास m2। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, u1 या फिर ua ले लेते हैं इसको अपन, और इसकी क्या हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी ub। ठीक है, इसका क्या होगा, कोलाइड हुआ या फिर कोलिजन हुआ इसका, तो इससे कोलिजन होने के बाद की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, या फिर इसका जो मास होगा, मास तो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, m1 या फिर ma ले लो, इसको ma ले लो, इसको भी ma कर लो और इसको mb कर लो। तो इसका mb का मास क्या हो जाएगा, mb, और इसकी जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, va, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vb। ठीक है, तो हमें पता है कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा हमारा, बिफोर कोलिजन इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम मैंने आपको बताया है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू mv। ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो गया, ma इंटू ua, तो क्या होगा हमारे लिए ma ua प्लस, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना बिफोर कोलिजन, तो ma ua प्लस mb ub बराबर फाइनल मोमेंटम क्या होगा, यही मोमेंटम का फॉर्मूला लगाइए, ma और va प्लस mb vb, ये क्या है हमारा कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम। आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इसी से हम क्या करेंगे, इसका एक न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं आगे के। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। क्या है हमारे पास, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 किलोग्राम विथ अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो हमें क्या क्या गिवन है हम देखते हैं, हमें क्या क्या गिवन है, बुलेट ऑफ मास कितना हमारे पास 10 ग्राम, 10 ग्राम को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, किलोग्राम में, तो 10/1000 हो गया, इक्वल टू कितना होगा 0.10 किलोग्राम। ये क्या होगा हमारे पास, बुलेट का मास, और गन का मास कितना दिया हुआ है हमें 6 किलोग्राम, और जो बुलेट की वेलोसिटी हमारे पास क्या है 300 मीटर पर सेकेंड। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन हमें फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला हम लगा देते हैं, मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू मास ऑफ गन मल्टीप्लाई रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो हमें पता है मास ऑफ बुलेट कितना हमारे पास 0.10 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना हमारे पास 300 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ गन कितना है हमारे पास 6 किलोग्राम, रिकॉइल वेलोसिटी तो हमें फाइंड ही करनी है। तो क्या हो गया, बुलेट मास कितना है 0.01 मल्टीप्लाई 300 इक्वल टू 6 इंटू रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी को मैं कहाँ लेके आ गया, आगे, तो या फिर इन दोनों को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिकॉइल वेलोसिटी 0.01 इंटू 300 अपॉन क्या हो गया 6,
इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.5 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ही खत्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने हमारी शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखी हो तो हमारी शॉर्ट्स वीडियो भी देखिए, वो काफ़ी क्रिएटिव और एनिमेटेड है, तो आपको वो जल्दी आसानी से समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, टाटा बाय बाय।